हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम पर्यावरण के टॉप 10 जो है एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, है ना। जो आपके घास भूमि के जो क्षेत्र का आपका इकोसिस्टम है उसमें सबसे उच्च स्तर यानी कि सबसे ऊपर के जो होते हैं कौन से उपभोक्ता आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन दिया है जीवाणु और फोर्थ है मांसाहारी या शाकाहारी। तो आपके जो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला है ना, जो आपके फूड चेन है, उसमें जो है उच्च स्तर के उपभोक्ता इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगे? तो कौन से होंगे? वो होंगे आपके मांसाहारी। क्या होंगे? मांसाहारी जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, तो सबसे पहले आपका आएगा घास। क्या आएगा? घास आएगा। और घास को कौन खाएगा? तो वो खाएगा आपका टिड्डा। क्या खाएगा? इस तरीके से हम बना रहे हैं, आप और भी उदाहरण ले सकते हैं ना। टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? तो वो खाएगा आपका मेढक, है ना। टिड्डा को मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा आपका? तो सांप खाएगा, यानी कि सर्प या सांप। और सांप को कौन खा जाएगा? तो वो खाएगा आपका गिद्ध। क्या खाएगा? गिद्ध जो है सांप को खा जाएगा। और ये गिद्ध क्या है? पूर्णतः मांसाहारी है। क्या है आपके? मांसाहारी जो होते हैं ये पूर्णतः मांसाहारी है। तो यहाँ पे आपके जो उत्पादक हैं वो क्या है? यहाँ पे आपके उत्पादक जो हो गए वो घास हो जाएंगे, है ना। उत्पादक घास। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा आपका यहाँ पे टिड्डा। और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में आपके सांप हो जाएंगे। और अंतिम में आपका आ जाएगा उच्च स्तर में मांसाहारी गिद्ध, है ना। तो इस तरीके से आप इसके घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वह कौन सा है ना। वायुमंडल का कौन सा जो स्तर है वो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल और चौथा ऑप्शन है आयन मंडल। तो कौन सा मंडल जो है वो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल को टोपोस्फियर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में भी जो है लिख कर दे देता है टोपोस्फियर करके, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पृथ्वी तल के सबसे नजदीक का वायुमंडल स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्षोभ मंडल के बारे में आपने सुना होगा कि इस मंडल पर मौसम संबंधित घटनाएं देखने को मिलती है, यानी कि मौसम परिवर्तन, है ना। मौसम में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, परिवर्तन भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि गर्मी हो गया आपका, गर्मी, सर्दी, है ना, बारिश। क्या है? बारिश। तो इस तरह के जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके इसके अलावा आपने आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी क्या है? हमें क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौसम संबंधित घटनाएं जो है किस मंडल में हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने
स्थायी सदस्य हैं, है ना। जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य हैं आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 3 स्थायी सदस्य हैं, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा है 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने जो है आपके स्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पे इसके सही आंसर हो जाएंगे 5 जो है इसमें स्थायी सदस्य होते हैं ना। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपके 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं ना। जिसमें स्थायी सदस्य जो होते हैं कौन कौन से हैं? आपका आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है आपका 5 स्थायी सदस्य में से एक सदस्य है। दूसरा है रूस, तीसरे है आपके यहाँ पे ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो है ये आपके क्या है? स्थायी सदस्य में आते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्या होगा? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 5। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना, कहाँ पे है? आपसे ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है आपका असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका राजस्थान में। कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है ना। राजस्थान के आपके अलवर में जो है ये स्थित है। कहाँ? राजस्थान के अलवर में स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है टाइगर प्रोजेक्ट को भी शामिल किया गया है ना। इसमें जो टाइगर रिजर्व होते हैं उसके रिलेटेड टाइगर प्रोजेक्ट, क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या होती है? तो राजस्थान की राजधानी आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत ही ईजी है, राजस्थान की राजधानी को कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो क्या है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला है एटीपी यानी कि आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दूसरा है डीएनए, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, ये सर्व टाइप हो गया, ये आपका सूर्य होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूर्य प्रकाश होगा, है ना, सनलाइट। तीसरा है आपका आरएनए, तो फोर्थ है आपका आरएनए, है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मेन सोर्स क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए मुख्य जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एग मार्क का संबंध है ना। जो एग मार्क है उसका संबंध किससे है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है गुणवत्ता से, दूसरा ऑप्शन दिया है पैकेजिंग से, तीसरा है उत्पादन से और यहाँ पे ये जो तीसरा ऑप्शन है, तो बताइए एग मार्क का संबंध जो है किससे, है ना। इन ऑप्शन में से एग मार्क का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका गुणवत्ता से, है ना। क्वालिटी से जो है एग मार्क का संबंध होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा गुणवत्ता, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है ना। जो आर्सेनिक द्वारा जो होता है, आर्सेनिक इसका सिंबल इस तरीके से होता है। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पहला है मध्य प्रदेश में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है बिहार में और चौथा है पश्चिम बंगाल में।
तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषित होता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जो है जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ है? सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल में जो है देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इससे क्या होता है? तो आर्सेनिक से एक बीमारी भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है ना। तो इससे आपका होता है ब्लैक फुट, है ना। ब्लैक फुट नाम की एक बीमारी होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आर्सेनिक की अधिकता से, है ना, पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर ब्लैक फुट नाम की एक बीमारी भी देखने को मिलती है ना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, है ना। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा है 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में, है ना। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? ये इसलिए पारित किया गया था ये अधिनियम, ताकि जो शिकार है ना, व्यक्ति जो है अपने निजी कामों के लिए क्या करते थे? जानवरों का शिकार कर लेते थे। जानवरों का व्यापार को रोकने के लिए, है ना, व्यापार हो गया आपका यहाँ पे शिकार, है ना, व्यापार शिकार, ये सबको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई इस तरीके से काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जानवरों की, वन्य जीव की शिकार करते हैं, तो उन्हें जुर्माना और दंड जैसे सजाएं जो है दी जाती थी। तो इसलिए जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपका 1972 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना। दूध से जो दही बनता है उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किसके द्वारा बनता है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है किण्वन, तीसरा है स्टेरिलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है आसवन। तो दूध से दही बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे किण्वन, है ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूध से जो दही बनता है वो आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा किण्वन यानी कि फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दही में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है आपका? तो पाया जाता है आपका लैक्टोबैलिसिस। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैलिसिस, है ना, बैसिलस इस तरह का जो है एक बैक्टीरिया इसमें आपको देखने को मिलता है। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु बैक्टीरिया जो है देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि दूध और दही के जो नापने की जो एक मशीन होती है उस मशीन को हम क्या कहते हैं ना। जो मेजरमेंट करने की जो इनकी मशीन है उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है ना। कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को जो है लिया गया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है आपका यूएसए और चौथा ऑप्शन दिया है आपका यूएसएसआर यानी कि रूस से, है ना। तो कौन से जो देश है उससे मौलिक संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है उसको जो है लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत
रूस से जो है आपके मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वो है आपके 11 है ना। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है ना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो कर्तव्य यानी कि के है ना, के कितना होता है अल्फाबेट में 11, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 होती है। और कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 51 क में है ना, आर्टिकल 51 क में आता है। और आपके संविधान के पार्ट के अंतर्गत आता है ये पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर क्या है आपके 51 और कितने हैं 11। इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं ना। ये अदर फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।